देखिएगा, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के दो पार्ट्स जनरली आया करते हैं, एक तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, एक इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो अब डिफरेंशिएशन में नॉट ओनली डिफरेंशिएशन, आपको याद होगा कि हमने एक ट्वेल्थ क्लास में एक चैप्टर हमारे पास था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो जो डिफरेंशिएशन है वो लिमिट से भी रिलेटेड है ना। अब जो है इसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आपको वही मतलब इनडायरेक्टली जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है उसमें आपको लिमिट भी देखने को मिलेगी और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलेगा और नॉर्मल डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलेगा। तो कई सारी बातें यहाँ पर, कई सारी स्टेजेस यहाँ पर आ जाएंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको याद होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि आप x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मे बी आपको याद होगा x प्लस आई वाई, आई वॉज आयोटा, इसकी वैल्यू हुआ करती थी √-1 के इक्वल, है ना। तो किसी भी वेरिएबल को मतलब किसी भी नंबर को आप अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उसे कहा जाता था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब ये बात आ जाती है, देखिए वहाँ पर क्या रहता था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ा करते थे, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ रहे हैं। वेरिएबल में क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपनी वैल्यू को थोड़ा सा वेरी करेंगे, अपनी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे। लाइक डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में वैल्यू कौन कॉन्स्टेंट रहती है? डिफरेंशिएशन में वैल्यू ऐसी कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट तो रहती नहीं, डिफरेंशिएशन में वैल्यू को वेरी करते हो, डिफरेंशिएशन में आप वैल्यू को चेंज करते हो। इंटीग्रेशन में भी सेम कंडीशन आती है, इसीलिए इन चैप्टर्स का नाम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रखा गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखा गया है। ठीक है ना, हालांकि फॉर्म वही रहने वाला है एक्स प्लस आई वाई। कई जगह पर एक्स प्लस आई वाई नहीं लिखेंगे ये लोग, कई जगह पर लिख देंगे यू प्लस आई वी, ऐसे भी करके लिख देंगे। समय का थोड़ा सा अभाव था, डेफिशिएंसी रही थोड़ी सी टाइम की, इस वजह से मैं इस बुक से ही जो है वीडियो बना देता हूँ, काफ़ी सही रहेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व हैं ऑलमोस्ट इसमें सारे के सारे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास पोर्शन आपको देखने को मिलेगा वो है हमारे पास कि आपको कुछ फंक्शंस लेके दे दिए जाएंगे और आपको बोल देंगे भैया एक पर्टिकुलर लिमिट पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, पर्टिकुलर लिमिट पर जैसे आप देख सकते हैं आपको एवेल्यूएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 y टेंड्स टू 2 3x² y अपॉन x² प्लस y² प्लस 5। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, पहले आपको जो लिमिट यूज़ करनी होती है वो यूज़ करनी होती है नीचे वाली, मतलब y वाली। यहाँ पर y नीचे है तो आपको पहले y यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये जो ऊपर जो लिमिट आप देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 देखिए यहाँ पर एज इट इज़ रहेगी, और लिमिट y टेंड्स टू 2 हम इसको यूज़ कर लेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 2 3x² y अपॉन x² प्लस y² प्लस 5। ठीक है, अब देखिए अब कंडीशन ये आ जाती है, आप लिमिट को ईजिली सब्सिट्यूट कर सकते हैं बशर्ते कि अनडिफाइंड फॉर्म ना आए, है ना। लिमिट मतलब आप इसमें इस एक्सप्रेशन में इस फंक्शन के अंदर आप y के प्लेस पर 2 लिख सकते हैं बशर्ते कि अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आना चाहिए। अनडिफाइंड फॉर्म कौन कौन से हुआ करते थे? 0/0 नहीं होना चाहिए, एनी नंबर अपॉन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, और इनफाइनाइट अपॉन कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, एनी नंबर, ठीक है ना, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इनफाइनाइट अपॉन 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सारी ऐसी कुछ कंडीशन है जो कि नहीं होनी चाहिए, अनडिफाइंड बनाती हैं एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो पूरी हम हार्ड वर्क करते हैं कि हाँ भी ये हमारी ये वाली फॉर्म ना बने। तो अगर ये फॉर्म बन रही है तो हम कोशिश करेंगे कि फैक्टराइजेशन करेंगे या कुछ और जो है मेथड अप्लाई करें जिससे कि हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर पाएँ, लिमिट पुट कर पाएँ। तो यहाँ तो खैर आप y इज इक्वल टू 2 आप एज इट इज़ पुट कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने पुट किया तो 3x² इंटू 2 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ईजिली। यहाँ पर x² देखिए एज इट इज़ लिखा हुआ है और y के प्लेस पर हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2 का हमारा स्क्वायर हो गया, और यहाँ देखिए 5 एज इट इज़ है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो 2 और ये 3 तो 6 हुआ, नीचे x² है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 5 ये 9 आ गया। आप देख सकते हैं 6x² अपॉन x² प्लस 9। लिमिट x टेंड्स टू 1 हमारी एज इट इज़ है, आप लिमिट 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो आप जब लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो 6/1 प्लस 9 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3/5। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई सी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। 6/10 हो गया, 6/10 को आप सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3/5 मिल जाएगा। तो ये आपको बेसिकली इसमें बस लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी थी और ऐसा खास इसमें काम था नहीं। चलिए अब हम मूव करेंगे आगे, कुछ थोड़ा नए रूल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए एक सवाल और है हमारे पास, इसे समझने की कोशिश करिएगा ज़रा कि इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y टेंड्स टू 2 xy प्लस 4 अपॉन x² प्लस 2y²। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें जो है लिमिट हमें दी हुई है, इसको आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवेलुएट आपको इसकी करना है, इसको करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर नीचे आपके पास y इज इक्वल टू 2, y टेंड्स टू 2 दिया हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर
दिस इज y टेंड्स टू 2। तो पहले आपको जो लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, लिमिट जो यूज़ करनी है वो 2 है। तो जो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट वो देखिए एज इट इज़ बनी रही है आगे, और हम पहले सॉल्व करेंगे लिमिट y टेंड्स टू 2। तो लिमिट y टेंड्स टू 2 xy प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये कंडीशन है। देखिए यहाँ पर अगर आप y के प्लेस पर 2 पुट करते हैं तो बिल्कुल भी आपको कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं मिलने वाली है। नीचे कोई जीरो नहीं आएगा, नीचे कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ पर y के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए ये हो गया 2 इंटू एक्स, यहाँ पर 4 ये है, ये एज इट इज़ बना रहेगा, और ये हो गया हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज़, और इसके बाद ये जो 2y स्क्वायर है, y के प्लेस पर आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 4, नीचे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हो गया 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ार 8, और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 हो गया। अब देखिए आप x टेंड्स टू इन्फाइनाइट क्या यहाँ पर पुट कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचिएगा कि आप x टेंड्स टू इन्फाइनाइट क्या यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, देखिए ऊपर आप पुट करेंगे तो 2 इंटू इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट प्लस 4, तो ऊपर भी इन्फाइनाइट आ रहा है और नीचे भी आपका देखिए इन्फाइनाइट ही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर है ना, तो आप एक्स प्लेस पे इन्फाइनाइट यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। कभी अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल जाती है तो आपको क्या करना है कि देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में x की बड़ी पावर कौन सी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जो बड़ी पावर वाला एक्सप्रेशन है, जो बड़ी पावर वाला टर्म है, उसका आप ऊपर नीचे हर एक टर्म में डिवीजन ले लीजिए, ऊपर नीचे हर एक टर्म में यहाँ पर करेंगे डिवाइड, तो हमें मिलेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे देखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर आप एक एक्स कैंसल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक काम करिए, अब आप पुट करिए एक्स के प्लेस पर इन्फाइनाइट, ठीक है। तो देखिए जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 अपॉन इन्फाइनाइट और 4 अपॉन इन्फाइनाइट। हमने क्या किया, ऊपर नीचे हमने एक्स स्क्वायर के डिवाइड कर लिया, बिल्कुल सही किया। तो यहाँ पर हम करेंगे तो 2 अपॉन इन्फाइनाइट, यहाँ पर करेंगे ना 2 अपॉन इन्फाइनाइट, तो एनी नंबर अपॉन इन्फाइनाइट 0 होता है, यू नो दिस वेरी वेल। यहाँ पर अगर हम करेंगे 4 अपॉन इन्फाइनाइट, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ये आपका 1 है तो ये 1 एज इट इज़ बना रहेगा, और यहाँ करेंगे तो 8 अपॉन इन्फाइनाइट, ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो आएगा 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 आप देख सकते हैं इसका आंसर 0 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस काम था इस क्वेश्चन, और ऐसा कुछ खास नहीं था, ठीक है। चलिए अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। इसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें शो करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास है एफ एक्स वाई, यार थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, हाँ जी। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास कोई फंक्शन है, और हमको एक और कंडीशन दे रखी है, आप देख सकते हैं एफ एक्स कॉम वाई इज इक्वल टू 0, ये आपको वैल्यू दे रखी है, फंक्शन की एक्स कॉमा वाई पर वैल्यू दी हुई है, फंक्शन की हमको एक्स कॉमा वाई पर वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। तो एक्स भी 0 वाई भी 0, तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू भी 0 दी हुई है उन्होंने हमको, ठीक है। तो आपको क्या कुछ पूछा उन्होंने, पता करिए कि भाई क्या एफ एक्स वाई कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए किसी भी फंक्शन का अगर आप कंटिन्यूस पता करना चाहते हैं तो आप सबसे बढ़िया तरीका जो ये रहता है वो क्या रहता है कि जो फंक्शन की आपके पास वैल्यू है, इन लिमिट्स पर भी जो x और y जो दोनों आपको 0 दिए हुए हैं, इन लिमिट्स पर भी फंक्शन की वैल्यू के ही इक्वल आ जाना चाहिए। मतलब ये कहने का कि आपके पास जो भी x और y की वैल्यू दी हुई है, लिमिट x टेंड्स टू जो भी दिया हुआ है, लाइक 0 दिया हुआ है ना, x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0, ये जो वैल्यू है ये आपकी ऑफ एफ एक्स ना, ऑफ एफ एक्स वाई, ये जो वैल्यू है ये एफ एक्स कोमा वाई के बराबर आ जानी चाहिए। एफ एक्स कोमा वाई आप देख सकते हैं कितना आपका 0, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप भी कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो देखिए कैसे शो करेंगे इसको, ये नीचे वाले 2 स्टेप्स करने की वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, ये एडिशनल किए हुए हैं, इसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला पार्ट हम बात करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वाई टेंड्स टू 0, पहले हमने y को नीचे लिया है, एक्स को ऊपर लिया है, मतलब हम पहले एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उल्टा उन्होंने कर दिया है, पहले y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए थी, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ऊपर बचेगा हमारे पास एक्स क्यूब, नीचे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, एक एक्स बचेगा,
आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और x। आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो 0 निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे, पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर 0 0 पुट कर दिया, y टेंड्स टू 0 पुट कर दिया, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर को आप जब सॉल्व करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं आया, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये बचेगा आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स हो जाता है। जो आप इसमें 0 डाल देंगे तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो मतलब ओवरऑल देखिए, जो फंक्शन की वैल्यू थी वही हमारी लिमिट वाली वैल्यू भी आ गई। यहाँ तो हमने क्या किया कि y पहले लिया था, x बाद में लिया था। अब आप x पहले लेंगे, y बाद में लेंगे, तो अभी देखिएगा पहले हमने क्या किया कि x की वैल्यू पहले पुट कर दी है, y बाद में कर दिया है, तो ये हमारे पास हो गया 0 माइनस वाई क्यूब अपॉन 0 प्लस वाई क्यूब, तो माइनस वाई क्यूब अपॉन प्लस वाई स्क्वायर है नीचे, सॉरी 0 माइनस वाई क्यूब अपॉन 0 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा वाई माइनस वाई बेसिकली, और आप लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0 आ गया। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली कौन कौन सी, लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, एफ एक्स वाई। हमने दूसरी वैल्यू निकाली लिमिट y टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, एफ एक्स वाई। उसके बाद हमने वैल्यू जो हमें दी हुई थी एफ एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी उन्होंने हमको, जैसे आप देख सकते हैं 0 था, तो ये तीनों ही वैल्यू आप देख सकते हैं सेम निकल कर आ गई हैं। तो आप ये कह सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। बस ये काम आपको इस क्वेश्चन में करना था, कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से होगी नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास देखिएगा कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है ना, CR इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फंक्शन को एनालिटिकल फंक्शन शो करने में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखिए मैं एनालिटिकल फंक्शन आपको समझा दूँ होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर x या y की कोई भी वैल्यू हमारे पास है, वहाँ पर हमने उसको चेक किया तो वो डिफरेंशिएबल था। देखिए डिफरेंशिएबल वर्ड के लिए आपको मैं अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएबल मतलब कि आप जिसका डिफरेंशिएशन कर सकें, नाम से पता चल रहा है, लेकिन इसको शो कैसे कर सकते हैं आपकी डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आपको शायद से याद होगा, हम निकालेंगे LHD, मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम निकल कर आ जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएबल शो करना है तो आप LHD लीजिए, RHD लीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इनडायरेक्टली आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, log x है, ठीक है ना, उन्होंने बोला क्या ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, LHD RHD ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पर आपको पता करना है क्या डिफरेंशिएबल है, तो पहले आप इसे डिफरेंशिएट करिए, 1/x आएगा। अब आप इसमें क्या x के प्लेस पर 0 डाल सकते हैं, 1/0 इनफाइनाइट आ रहा है, नहीं डाल सकते। मतलब ये कहने का कि ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। तो डिफरेंशिएबल का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर किसी भी फंक्शन को आपको जो है वहाँ पर एनालिटिकल आपको शो करना है ना, आपको ये पता करना है एनालिटिकल है या नहीं, ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। एनालिटिकल फंक्शन भी कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन भी कह देते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आप कोई भी हमारे पास जो x की जो वैल्यू होगी उस पर आप उस फंक्शन को चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। उसके अलावा x से थोड़ा सा नीचे जाना है आपको, मतलब x की जो भी वैल्यू हो सकती है, तो आपको स्लाइटली डाउन जाना है, स्लाइटली थोड़ी सी वैल्यू आपको नीचे मूव करनी है, और x से स्लाइटली अब मूव करनी है। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकती है मान लीजिए x की वैल्यू, तो आपको हल्का सा नीचे जाना पड़ेगा, मतलब 5 माइनस, और हल्का सा 5 से ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब 5 प्लस। आपको यहाँ पर और यहाँ पर और चेक करना पड़ेगा कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। जो आप नीचे जाके चेक करते हैं वो आपका कहलाता है LHD, और जो आप ऊपर जाके चेक करते हैं वो आपका कहलाता है RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर ये वैल्यू सेम निकल कर आ जाती हैं तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अभी बात आ जाती थी कि फंक्शन अगर उस x इज इक्वल टू 0 के साथ साथ स्लाइटली डाउन चले जाइए, स्लाइटली अप चले जाइए, उन पर भी अगर डिफरेंशिएबल हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं द फंक्शन इज एनालिटिकल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब आप ये शो कैसे कर सकते हैं, आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, देखिए मैं आपको समझाऊंगा आगे। हाल फिलहाल पहले देखिए आप समझ लीजिए कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है, इसका बड़ा यूज़ आएगा वहाँ पर। तो देखिए हमारे पास जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे को निकल कर आएगा, उसमें एक u होगा, मतलब u प्लस IV की फॉर्म में होगा बेसिकली वो, तो u होगा, v होगा,
तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई सेम आने चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। मतलब कॉची रीमान इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स शुड बी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। उसके अलावा डेल यू अपॉन डेल वाई शुड बी इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। पहला वाला है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरी कंडीशन है डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आप ये कह सकते हैं द कॉची रीमान इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना। याद रखिएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये कंडीशन होती है। u के साथ x लेना है, v के साथ y लेना है, फिर u के साथ y लेना है और v के साथ x लेना है, बस ये कंडीशन है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई डाइसी भी है नहीं, कन्फ्यूजन है नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनालिटिकल फंक्शन। तो आपको भी तो एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करना है। तो आपको एनालिटिक फंक्शन क्लियर है क्या? मैंने समझाया कि एनी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मान लीजिए एट जेड, ठीक है, एट जेड। तो इट शुड ऑल्सो भी डिफरेंशिएबल स्लाइटली डाउन एक्स जेड एंड स्लाइटली अप एक्स, है ना, सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, जेड, स्लाइटली डाउन जेड एंड स्लाइटली अप जेड, उन पर भी ये डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। तो वो जो फंक्शन होता है वो बेसिकली एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। अब उन्होंने बोला कि डिस्कस द एनालिटिसिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड क्यूब इज़ इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपको इसके बारे में पता करना है, इसकी एनालिटिसिटी आपको चेक करनी है। मतलब आपको चेक करना है कि जो आर ई जेड क्यूब है, आर ई जेड क्यूब का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जेड क्यूब जो है उसका जो रियल पार्ट है ना, जेड क्यूब का रियल पार्ट, आपको उसको चेक करना है कि वो एनालिटिक है या नहीं है। तो देखिए एनालिटिक फंक्शन के लिए मैंने बताया कि अगर कॉची रीमान इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई हो जाए, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर आ जाए, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल आ जाए, तो आप ये कह सकते हैं द फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वही हमको यहाँ पर अप्लाई करके देखना है। ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। यहाँ पर बात चली है जेड क्यूब के बारे में, तो आपको इसका क्यूब करना होगा। तो जेड क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब, ठीक है। आपको ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला तो याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो एक्स प्लस आई वाई का क्यूब अगर आप करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब कि आई वाई का क्यूब। देखिए मैं जो इसको एक्सपेंड कर ही देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मतलब 3xyi ए प्लस बी, ठीक है। ये आ गया। एक्स का क्यूब तो देखिए एक्स क्यूब ही रहने वाला है, इसका क्यूब करेंगे तो देखिए आई क्यूब की वैल्यू आपको शायद से याद होगी माइनस आई के बराबर होती है ना, क्योंकि आई क्यूब को आप आई स्क्वायर इंटू आई लिखते थे, आई क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिखते थे, और आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आई वाई क्यूब प्लस ये जो 3xyi है, ठीक है ना, इस एक्स वाई आई का हम अंदर मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये 3x स्क्वायर वाई आई, ठीक है ना। फिर 3x वाई आई का जब आई वाई से करेंगे तो आई का आई से होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो आपको मिलेगा माइनस 3x वाई स्क्वायर। अब एक्स क्यूब और ये दोनों आप देख सकते हैं, इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है, आप इनको एक साथ लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर आप इनको एक साथ लिख लेंगे, और इन दोनों में से आप y कॉमन ले लेंगे तो अंदर मिलेगा आपको 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। हमने इसमें से और इसमें से i को कॉमन ले लिया। ऐसा करने से क्या होता है, रियल पार्ट अलग हो जाता है, इमेजनरी पार्ट अलग हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं रियल पार्ट अलग, इमेजनरी पार्ट अलग। अभी मैं क्या बता रहा था आपको, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पर मान लेते हैं u प्लस आई वी की फॉर्म में, u रियल पार्ट होता है, v इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जो रियल पार्ट है वो है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस माइनस 3xy स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है v वो हो गया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। तो हमारे पास u भी हो गया और v भी हो गया, ठीक है ना, u भी है और v भी है। u कितना है, ये रहा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और v हो गया 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब आप एक काम करिए, देखिए u आपके पास ये रहा, तो आप डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। कॉची रीमान इक्वेशन को आपको देखना है कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जब निकालेंगे तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब इसका y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन लेंगे हम लोग। देखिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल शो करना है डेल वी अपॉन डेल वाई के, कॉची रीमान इक्वेशन।
और डेल यू अपॉन डेल वाई को शो करना है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल, ये कंडीशन होती है। तो आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स भी चाहिए, डेल वी अपॉन डेल वाई चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए और डेल वी अपॉन डेल एक्स चाहिए। आपको इतना सारा डेटा चाहिए। तो जब आप देखिए यू है हमारे पास है, ठीक है ना, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स हम निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखिए आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिलेगा 3x² माइनस, देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, y² बचेगा, तो 3x² माइनस 3y², ये आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देखिए आप निकाल लीजिए डेल वी अपॉन डेल वाई, दोनों बराबर आने चाहिए। देखिए y हमारे पास, सॉरी v हमारे पास ये था ना, आप इसका जब y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 3x² और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये y³ है तो इसका 3y², तो 3x² माइनस 3y²। आप देख सकते हैं देखिए दोनों ही सेम निकल कर आए हैं, तो हम कह सकते हैं ना डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई दोनों निकाल लेंगे। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया, ठीक है। और v की वैल्यू हमारे पास ये थी, यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल लिया और डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स जितना है उतना ही डेल वी अपॉन डेल वाई, दोनों सेम है आपस में, आप देख सकते हैं ये रहा। उसके बाद जो डेल यू अपॉन डेल वाई है डेल यू अपॉन डेल वाई जो है वो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल है। देखिए यहाँ पर है ना माइनस 6xy है, यहाँ पर 6xy है, तो आप 6xy की जगह पर डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कॉची रीमान इक्वेशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो अगर किसी भी फंक्शन के लिए कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं तो आप ये कह सकते हैं द फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन, बस कंडीशन ये आ जाती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब ये ज़रूर देख लीजिएगा उन्होंने क्या बोला है हमको, रियल पार्ट बोला है, इमेजिनरी पार्ट बोला है, क्या बोला हुआ है, तो बस ये इतनी सी बात हो जाती है। क्लियर हो गया हो मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा अगला सवाल जो है वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 सच दैट द फंक्शन f(z) इज इक्वल टू, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(z), ठीक है ना, ये हमको दिया हुआ है x² प्लस c1y² माइनस 2xy प्लस i c2x² माइनस y² प्लस 2xy। ये आपको एनालिटिक दिया हुआ है, दिस इज एनालिटिक फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, और आपको यहाँ से c1 आप देख सकते हैं दिस इज c1 लिखा हुआ है यहाँ पर, और c2, ये c1 और c2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको पूछा हुआ है। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा हुआ है कि भाई f'(z) निकालिए। देखिए f'(z) तो खैर इजी सी बात है, वो आपको मैं समझा दूंगा। देखिए क्या होता है कि f(z) कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसे हम u प्लस आई वी के फॉर्म में मानकर चलते हैं। तो जो f'(z) हम लोग निकाला करते हैं उसमें कुछ ऐसा खास नहीं होता, बस आप इन दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसमें तो कुछ ऐसा खास है नहीं, f'(z) जो हमको बाद में निकालना है वो तो अलग चीज़ हो गई, वो तो ईजी है, उसमें से क्या है नहीं स्पेशल, लेकिन उसके लिए आपको c1 और c2 की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है ना। तो c1 और c2 की जो वैल्यूज़ आएंगी उन्हें हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। तो सबसे पहले तो आप c1 और c2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए, आपको फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है, तो अब देखिएगा जो f(z) था ये बेसिकली हम लोग क्या मान के चलते हैं, दिस इज इक्वल टू u प्लस आई वी, ठीक है, और ये हमको फंक्शन की वैल्यू दी हुई है जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब क्या है कि आपको दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का कंपैरिजन। तो जो आयोटा के साथ है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, और जो आयोटा के साथ नहीं है वो हमारा रियल पार्ट है। तो u जो है वो तो हमारा है x² प्लस c1y² माइनस 2xy के बराबर, जैसे आप देख सकते हैं, और जो v है वो हो गया c2x² माइनस y² प्लस 2xy। अच्छा अब देखिए उन्होंने हमको बोला हुआ है कि एनालिटिक है, मतलब कॉची रीमान इक्वेशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ये उन्होंने हमको दिया हुआ है, इट इज़ गिवन टू अस। तो हम लोग निकालेंगे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x, और ये आप देख सकते हैं देखिए c1y² है, इसमें तो x है ही नहीं तो इसका 0 हो जाएगा, इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो x का 1 हो जाएगा, 2y बचेगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आप देख सकते हैं आपके पास आ गया 2x माइनस 2y,
ठीक है। अब हम डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। इसका भी हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लिया, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, तो ये हो जाएगा 2c2x। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, और इसका करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, 2y बचेगा। ठीक है। अब हम देखिए ये तो हो गया हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब हमें निकालना है डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। वाई के रेस्पेक्ट में करना है, देखिए यू वाले का, तो इसका तो 0 हो जाना है, ठीक है ना। इसका करेंगे तो 2c1y, इसका करेंगे तो -2x, ये आगे देख सकते हैं आप। और डेल वी अपॉन डेल वाई नीचे वाले का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो 0 हो जाना है, ठीक है ना। इसका करेंगे तो -2y और इसका हो गया 2x, ये आगे वैल्यूज़ निकल कर हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर एनालिटिक है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स विल बी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों को हमने इक्वल डाल दिया। 2x - 2y इज इक्वल टू -2y + 2x, आप देख सकते हैं ये हमारे पास कंडीशन निकल कर आई है, ठीक है। यहाँ से आप x और y में इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। सॉरी ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, आप देख सकते हैं, देखिए इससे चला जाएगा, इससे चला जाएगा, मतलब यहाँ से कुछ ऐसी कंडीशन आपकी निकल के आने वाली है नहीं स्पेशल, ठीक है। 2x और 2y और 2y, ठीक है। इसके बाद देखिए आप इसको और इसको भी इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, आप इन दोनों को भी इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए हमने इन दोनों को भी इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा, देखिए ये और ये आपस में अगर सेम है, तो अगर ये दोनों आपस में सेम है तो देखिए y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्वल माने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो 2c1 है और यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है -2 है, तो 2c1 इज इक्वल टू -2 अगर आप लेके चलते हैं तो c1 इज इक्वल टू आगे हमारे पास -1, तो c1 की वैल्यू -1 आ जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा। ऐसे ही यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट है -2 और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है -2c2, इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए, तो -2c2 और -2 को अगर आप इक्वल लेके चलेंगे तो -2 का इधर -2 में डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, तो c2 इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं c1 की वैल्यू -1 आई, c2 की वैल्यू 1 आ गई है। अब जो c1 और c2 निकल कर आए हैं इन दोनों को आप यहाँ फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, कहाँ पर, यहाँ पर c1 एंड c2, तो आपको इस फंक्शन की रियल वैल्यू पता चल जाएगी। रियल वैल्यूज मतलब ओरिजिनल ये फंक्शन है क्या, c1 और c2 दोनों डाल दीजिए आप यहाँ पर, तो आपको एक्स वाई में एक अच्छी सी इक्वेशन पता चल जाएगी, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन लेना है, तो डिफरेंशिएशन में कुछ ना ये तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है, तो देखिए c1 और c2 हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला ना भाई f' निकालिए, तो f' कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता है, f' कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता है। f' से कहने का मतलब है जो हमारे पास जैसे फंक्शन होता है u + iv, तो डिफरेंशिएशन लेंगे ये आपका, सॉरी, जैसे fz होता है ये हमारे पास होता है u + iv, तो f' का मतलब है कि आपको डिफरेंशिएशन लेना है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, बस डिफरेंशिएशन ले दीजिएगा c1 और c2 की वैल्यू डालने के बाद, बस इतना सा काम आपको इस क्वेश्चन में करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है, उन्होंने बोला शो दैट f(z) इज इक्वल टू log z इज एनालिटिक फंक्शन एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट द ओरिजिन। उन्होंने बोला कि ओरिजिन को छोड़कर हर केस में, हर जगह पर, हर पॉइंट के लिए ओरिजिन को छोड़कर, ठीक है ना, ये जो log z जो फंक्शन हमारे पास ये एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ये आपको शो करना है। बिल्कुल कर लेंगे, देखिए समझिएगा, ठीक है ना। तो मतलब देखिए सॉरी कंटिन्यूस शो नहीं करना, एनालिटिक शो करना, एनालिटिक। देखिए एनालिटिक शो करना आपको बहुत इजी पता है, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है, कॉची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराना है, दैट्स इट, ठीक है ना। होता क्या है एनालिटिक फंक्शन, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि LHD RHD और उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर वैल्यू जो हमें दी हुई होगी जिस पर आपको लेना होगा, तो LHD RHD और साथ में उस फंक्शन उस पर्टिकुलर एक्स की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर तीनों कंडीशंस में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है। और कैसे शो करना है, कॉची-रीमान इक्वेशंस बस सेटिस्फाई कर देनी और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए हमारे पास log z है, f(z) इज इक्वल टू log z। देखिए यहाँ पर log z जो उन्होंने फंसाया है, थोड़ा सा गंदा फंसाया है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए f(z) इज इक्वल टू आपको दे रखा है log z, z मतलब कि x + iy, ठीक है। z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म x + iy होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये बात इतनी क्लियर हो गई। अच्छा अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए
क्या था कि आपको याद होगा कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, किसमें, पोलर फॉर्म में, तो ये क्वेश्चन उसी तरीके से हो पाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई स्पेशल वैल्यू नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आपको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके ही करना पड़ेगा ये सवाल। तो ये जो हमारे पास log x प्लस आई वाई आया है, तो x जो होता था हमारे पास, x इजिकल टू होता था r cos थीटा, y इजिकल टू होता था r sin थीटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है ना, ये हमारे पास हुआ करता था। तो x इजिकल टू r cos थीटा, y इजिकल टू r sin थीटा हम यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे, तो x प्लस आई वाई की वैल्यू हो गई, देखिए x प्लस आई वाई, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है, r x के प्लेस पर r cos थीटा प्लस y के प्लेस पर r sin थीटा, ठीक है। इन दोनों में से r कॉमन आ जाता है तो अंदर मिल जाता है हमारे पास cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, ये हो गया। और आपको शायद से याद होगा फर्स्ट टाइम हमने किया था cos थीटा प्लस i sin थीटा को हम लिख दिया करते थे e टू द पावर i थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया, तो r आ गया और cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया e टू द पावर i थीटा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आगे log भी चल रहा है, ये तो था log x प्लस आई वाई था ना, तो log m इंटू एन होता है log m प्लस log n, तो हो जाएगा ये log r प्लस log e टू द पावर i थीटा, ठीक है। देखिए log का बेस भी यहाँ पर e ही होता है, तो आपको शायद से याद हो कि जो i थीटा होगा, देखिए log में पावर आगे आ जाती है, तो ये जो i थीटा वो आगे आ जाएगा, और अगर log में अगर बेस और एक्सपोनेंट दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो आई थीटा तो आगे आ जाएगा और log बेस ई ये 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा log r प्लस आई थीटा, ये आपको मिलने वाला है, आप जैसे देख सकते हैं log r प्लस आई थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, इतनी बात आपको क्लियर होगी log r प्लस आई थीटा। अब देखिए, अब मैं आपको ये समझा दूँ r क्या रहेगा। देखिए अभी हमने पढ़ा कि x इज इक्वल टू होता है r cos थीटा और y इज इक्वल टू होता है r sin थीटा। आप दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, बात समझ पा रहे होंगे, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे, आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ पा रहे होंगे ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर कितना हो गया, आर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर के प्लेस पर हम रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डाल सकते हैं, और समझिएगा क्या, आर के प्लेस पर क्या डाल सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। और समझिए हमने बात की, क्या बात की हमने, चलिए फिर से हटा देता हूँ, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन का डिवीजन कर दीजिए, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा y अपॉन एक्स, आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। आप यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, टेन इधर जाके टेन इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो आप आर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा के प्लेस पर लिख सकते हैं टेन इन्वर्स वाई अपॉन एक्स। लॉग आर था ना ये, लॉग आर, लॉग आर के प्लेस पर क्या, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो यहाँ पर पावर 1/2 आगे आ जाएगी क्योंकि लॉग लगा हुआ है, तो 1/2 आगे आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप लॉग आर के प्लेस पर ये लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, अभी हमने पीछे किया था। तो देखिएगा ये जो आया था लॉग आर के प्लेस पर ही हो गया, और यहाँ पर जो हमने पढ़ा था आई थीटा था, आई थीटा मतलब कि टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए समझिए, देखिए ये जो है ये रियल पार्ट है, मतलब दिस इज़ यू, और टेन इनवर्स बाय अपॉन एक्स इज़ वी, तो यू हो गया, वी हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई निकालना होगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स जब आप इसको निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिएगा
1/2 तो कर कॉन्स्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आता है ना। 1/2 कॉन्स्टेंट है, log x का 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, और x² प्लस वाई स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में अगर आप कर रहे हैं तो x² प्लस वाई स्क्वायर का फिर से करेंगे तो वाई स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, x का 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बचेगा x/x² प्लस वाई स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आ गया। दिस इज डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे हम डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर लिया, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब आपको याद होगा tan इनवर्स एक्स की तरीके से आप इसको मानेंगे, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे आप डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं तो 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। और जिसको आपने एक्स माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई अपॉन एक्स का करेंगे। देखिए वाई अपॉन एक्स का जब हम करेंगे तो वाई तो कांस्टेंट है, 1/x का क्या हो जाएगा भाई, 1/x है ना, x ऊपर जाएगा, x की पावर -1 आगे आएगा, -1 x की पावर -2, जिसे आप लिख सकते हैं -1/x², -1/x², ठीक है। इसको देखें जरा आप, मतलब समझ गए ना, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है मैंने 1/1 प्लस x² और x का फिर से, तो इसका करेंगे तो हो गया y² अपॉन x², ठीक है। एलसीएम लेंगे, x² ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा x² अपॉन x² प्लस y² इंटू -1/x², x² से x² कैंसिल, तो -1/x² प्लस y², यह आ जाएगी इसकी वैल्यू, -1 ही तो था, ओहो सॉरी, देखिए फिर समझाना पड़ेगा मुझे, ये वाला 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर आया था, वाई अपॉन एक्स का हमें फिर से करना पड़ रहा था, तो नीचे जो x था उसका आ गया था -1/x², पर ऊपर तो y था ना ये वाला, है ना। तो यहाँ पर जो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y² अपॉन x² आएगा, एलसीएम लेकर ऊपर चला जाएगा, x² अपॉन x² प्लस y² इंटू ये हो गया आपका -1/x² -1/y/x², तो x² से x² कैंसिल, ऊपर -1 y बचेगा, नीचे x² प्लस y² बचेगा, ये वैल्यू हमारे पास देखिए निकल कर आ गई। ऐसे ही हम y के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई दोनों सेम आए जैसा आप देख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स दोनों सेम आया जैसा आप देख सकते हैं, बशर्ते ये 0 पर नहीं है, क्योंकि देखिए ये 0 पर 0/0 आएगा मतलब इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, तो 0 को छोड़कर मतलब ओरिजिन को छोड़कर ये हर कंडीशन में एनालिटिक होगा, ठीक है। तो बस ये आपको शो करना था, 0 पर आप दिखा दीजिए, 0 पर आपकी इसकी फॉर्म अनडिफाइंड मिल रही है, तो 0 को छोड़कर बाकी हर कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो एक एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। देखिए जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था वहाँ पर हमारे पास जो फंक्शंस थे वो एक्स और वाई के फॉर्म में थे, तो हमने क्या किया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाला और हमने कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखा दिया। अब अगर फंक्शन आपका एक्स और वाई के फॉर्म में ना होके लाइक थीटा के फॉर्म में होता है, जैसा आप देख सकते हैं आर और थीटा के फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा दोनों बराबर होनी चाहिए, डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कॉची-रीमान इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ एक्स और वाई की फॉर्म में नेसेसरी नहीं है, इस फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो देखिए ये जो सवाल है उन्होंने हमको बोला कि एफ जेड ये है हमारे पास, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड आउट करिए, जो पी है, अगर ये फंक्शन एनालिटिक है, अगर एनालिटिक है तो हमने आपको कंडीशन बता दी है, एफ जेड का मतलब यू प्लस आई भी होता है, तो यू प्लस आई भी इज इक्वल टू दिस होल, ठीक है। जो आप रियल और इमेजिन पार्ट का कंपैरिजन करेंगे तो यू हमारे पास ये हो जाएगा और भी हमारे पास हो गया r² साइन पी थीटा, जैसा आप देख सकते हैं। अब आपने कहा लिया डेल यू अपॉन डेल आर, इसका आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r cos 2 थीटा, इसका भी आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r² कॉन्स्टेंट रहेगा, cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का फिर से तो 2, ठीक है। फिर इसका भी थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन पी थीटा का कॉस पी थीटा और थीटा का फिर पी थीटा का फिर से तो पी, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास निकल कर आएंगी, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल वी अपॉन डेल थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ओह
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए अगर ये पोलर फॉर्म वाली अगर चीज़ निकल कर आ जाती है, हाँ तो ये थोड़ा दिमाग से निकल गया था मेरे, तो अगर पोलर फॉर्म वाली कंडीशन अगर निकल कर आ जाती है तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, एनालिटिक आपको शो करना है। तो डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू होना चाहिए 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा के, और डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल होना चाहिए 1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा के। हाँ पोलर फॉर्म में ये वाली कंडीशन थी, सॉरी मैं भूल गया था ये वाली चीज़, काफ़ी टाइम हो गया इसको किए हुए इसीलिए। तो डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू होगी 2r cos 2 थीटा, ठीक है, 1/r है ये हमारे पास ये रहा, ठीक है ना। डेल वी अपॉन डेल थीटा ये रहा PR² इंटू कॉस पी थीटा, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो देखिए r से एक ये वाला r हट जाएगा तो आपको मिलेगा सिर्फ PR cos पी थीटा। ऐसे ही ये वाली वैल्यू भी हमारी इसके बराबर हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं, है ना। एक यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, हाँ यहाँ पर माइनस होता था, थोड़ा सा मिसप्रिंट रहा है इसमें। तो 2r साइन पी थीटा इज इक्वल टू -1/r 2r² साइन 2 थीटा, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में सेम है, तो ये दोनों आपस में सेम कब होंगे, जब p की वैल्यू 2 के बराबर होगी। भाई आप कंपेयर कर दो तो p की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी निकल कर, बस ये हमको शो करना था। ये दोनों इक्वली तो आ रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब साइन पी थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा हो। तो अगर साइन पी थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा है तो पी थीटा शुड बी इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा से थीटा हट जाएगा तो पी की वैल्यू 2 आ जाएगी निकल गए। तो ये हमारे पास कंडीशन होगी, पी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वैसे कन्फ्यूजन होगा नहीं, क्लियर हो गया होगा। आज आप इतनी प्रैक्टिस करिए, बाकी हम कल बात करेंगे। ओके बाय।